सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई थिंक आप सब ने अपनी अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निकाल ली होगी, तो स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पिछले लेक्चर में हम सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा डे 3 में उसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, इसकी इतिश्री करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। आज जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं डे 2 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 18 वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, एंड देन वी विल गो फॉर फर्दर अप टू 19 से फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब अपनी अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पल निकाल लीजिए एंड लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। मुझे बताया गया था मेरे पिछले लेक्चर में दैट क्वेश्चंस कुछ बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेकर बैठते हैं, बट कुछ बच्चों के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अवेलेबल नहीं है। वैसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि आपने कहा था कि मैं क्वेश्चंस भी लिख दूं, तो राइट नाउ हियर वी आर विद क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज आल्सो बी 0? जस्टिफाई योर आंसर। अब वो पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस है क्या वो भी 0 हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा? जस्टिफाई योर आंसर। अब जरा इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है A, वो यहां से यहां तक गया और फिर यहां से यहीं वापस आ गया। ये डिस्टेंस कितना है? x। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इस केस में, तो ध्यान दो बेटे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। वहीं डिस्टेंस की अगर बात करूं तो डिस्टेंस के बारे में मैंने क्या बताया था? इट इज द टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी। तो यहां से यहां तक कितना पाथ हुआ? x। यहां से यहां तक भी कितना पाथ हुआ? x। तो टोटल कितना हो गया? x प्लस x यानी 2x। केवल यही एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट है यहां से घूम के यहीं वापस आ गया इसी पॉइंट पे, तो यहां पर भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो इसके सरकमफेरेंस यानी 2 पाई r के इक्वल हो जाएगा। कुछ पॉइंट समझ में आ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, घूम फिर के उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्या उसका डिस्टेंस भी 0 हो सकता है? तो मैंने क्या समझाने की कोशिश की है यहां पे, जरा ध्यान दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बिकॉज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। बट डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो ना कभी 0 होता है और ना ही कभी नेगेटिव में जाता है। इसका मतलब यह है, वो पूछ रहा है कि क्या कभी 0 हो सकता है? तो आंसर है नो। और व्हाई? जस्टिफाई योर आंसर। बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज रिमेन positive, but displacement can be positive, negative as well as 0. I think पॉइंट समझ में आ गया होगा। इससे पहले, इससे पुराने लेक्चर्स में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी, उसके न्यूमेरिकल्स करवाए थे मैंने आपको, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी आपको कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं, उसमें जो वेक्टर क्वांटिटी हो, चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। वो हमेशा क्या रहेगी बच्चा? पॉजिटिव रहेगी। इज दैट क्लियर? अच्छे समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए, इसे रब करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो जरा इसके आंसर पे ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल ले चुके हैं, तो आप दोनों में से कोई सा भी एग्जाम्पल लेके इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप इसे फर्दर बढ़ाना चाहें। वैसे इससे ज्यादा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस आंसर को और ज्यादा इलेबोरेट करना चाहते हैं और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इस आंसर के आगे हम इसको भी मेंशन कर सकते हैं। चाहे हम एग्जाम्पल ले लें आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो, या कोई ऑब्जेक्ट जो गया है जैसे गया है वैसे ही वापस आ जाए, उसका एग्जाम्पल लेके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है वो? हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी से वो चल रहा है, तो उस हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेंगी, कैसे वो चेंज होंगी। अब ध्यान दो, एक सिंपल सा टेक्निक है इस आंसर को लिखने के लिए या समझने के लिए। हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटे v माइनस यू अपॉन टी, ठीक? और फॉर ए ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी से अगर वो चल रहा है,
तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी को x मान रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, x। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस एक्स अपॉन टी, a इक्वल टू 0 अपॉन टी, और 0 की किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है बेटे, 0। ठीक है, अब क्वेश्चन ये क्यों करवा रहे हैं, क्वेश्चन तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के देने का था, तो इस बारे में अभी बात करेंगे। पहले ध्यान दो, अभी अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन पहले क्यों निकाली है। नाउ अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है वो, कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज होगी जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, मतलब उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एक जैसी हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। इस बात को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। बट ये इसीलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपकी समझ में आ जाए, वरना जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना घट रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, या तो बढ़ती हुई वेलोसिटी हो या घटती हुई वेलोसिटी हो, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। अगर चेंज होनी बंद हो गई, एक जैसी वेलोसिटी हो गई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 इंटू टी और v इक्वल टू कितना हो गया, u। ये तो बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन मोशन की। चलिए पहला पार्ट तो समझ में आ गया, सेकंड के बारे में बात करते हैं। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू, ध्यान दीजिए, यू टी एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, और 0 की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, a की वैल्यू हमारे पास 0 है, और 0 की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0। तो बेटे यहां पे s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू रह गई आपकी s इक्वल टू यू टी। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। हाँ जी, जरा इधर ध्यान दीजिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी बच्चा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 0, और 0 की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो सारी कंडीशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन की वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब v इक्वल टू यू फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी फॉर द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और आई थिंक अब ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन को 0 निकालने की क्या जरूरत थी। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे नोट कीजिए एंड लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो जरा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख पाया, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है फिगर का वो बना दिया है। मैं जरा एक बार आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। बोल रहा है, ए गर्ल वॉक अलोंग ए स्ट्रेट पाथ टू ड्रॉप ए लेटर इन द लेटर बॉक्स एंड कम बैक टू हर इनिशियल पोजीशन। हर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज एज शोन इन फिगर। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम सिचुएशन। अब कह रहा है कि भाई एक लड़की है, लेटर बॉक्स में लेटर डाल के गई, जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। उस हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए था वो ये रहा, और इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है सेम कंडीशन के लिए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, जरा इस बात पे ध्यान दीजिए। अब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो ये समझा रहा है कि जैसे जैसे, ध्यान दो, ये है टाइम 50 सेकंड, 100 सेकंड, और ये डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर। चलिए अब आगे बात करते हैं। शुरू के 50 सेकंड में तो डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जब वो अपने पॉइंट पे पहुंच गई, लेटर बॉक्स में लेटर ड्रॉप कर दिया, अब वो वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है। जैसे जैसे अपनी पोजीशन पे आ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो तो लगातार घटता जा रहा है, और फाइनली कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 0। तो इसका जो पूरा जो ट्रैक इसने फॉलो किया वो 2 हिस्सों में पूरा किया। पहले जाने का 0 से 50 सेकंड में, फिर वापस आने का बचे हुए 50 से 100 सेकंड में।
इतना तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो ध्यान से, 0 से 50 सेकंड में पहुंची और 50 से 100 सेकंड में वापस आ गई। अब जरा इस बारे में बात करते हैं। जब वो 0 से 50 सेकंड में गई, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होती है? तो सिंपल है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और मैं ग्राफ के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी ग्राफ के न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हो और दो चीजों का रेशियो निकालना हो तो निकालना पड़ता है स्लोप। क्या निकालना पड़ता है? स्लोप। और मैंने इसके कई सारे फॉर्मूले आपको बताए थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, dy बाई dx, y अपॉन x। उन्हीं फॉर्मूले को आज हमें इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज जिस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे स्लोप निकालने के लिए, यानी वेलोसिटी निकालने के लिए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम की डिवाइड करने के लिए ग्राफ में, तो जो स्लोप निकलेगा बेटे उसका फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अब y2 क्या है? फाइनल पोजीशन। y1 क्या है? इनिशियल पोजीशन। ऐसे ही x2 क्या है? फाइनल पोजीशन। x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस। अब जरा बात कर लेते हैं इन 0 to 50 सेकेंड, शुरू के 0 से 50 सेकेंड में। अब जरा ध्यान दो, यहां से यहां पहुंचे, ठीक है। ये है बेटे x एक्सिस, ये है बेटे y एक्सिस। ये x एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। y2 माइनस y1 y एक्सिस पे ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और x एक्सिस पे ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा मुझे बताएंगे इनिशियल पोजीशन अलोंग द x एक्सिस ऑफ टाइम कितनी रही? तो इनिशियल पोजीशन ध्यान दो, y2 माइनस y1 को मैं लिख सकता हूं, y डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो s2 माइनस s1। नई बात समझ में आ रही? नहीं आ रही। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं बेटे। y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है और डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? s से। तो y की जगह यहां s आ गया, s2 माइनस s1 अपॉन x एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? t2 माइनस t1। जब हम शुरू के 0 से 50 सेकंड की बात करते हैं, जब उसकी स्पीड जब उसका डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है तो इनिशियल टाइम कितना था? 0। फाइनल टाइम यानी t2 कितना हो गया बेटे? 50 सेकंड। इनिशियल पोजीशन कितनी थी? सोच के जवाब दो। इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से स्टार्ट करा, 0 से स्टार्ट किया तो s1 की वैल्यू कितनी? 0। और फाइनल पोजीशन जब पहुंच गई कितनी हो गई? 100। तो s2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा? 100। इतना समझ में आया? अब यहां से वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमारा बना था वो क्या था? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। लिख दो यहां पे s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। s2 की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस s1 की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन t2 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 50 माइनस t1 की वैल्यू है 0। आंसर हुआ 100 बाई 50। काट दो, कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब शुरू के जब इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, जब शुरू के 0 से 50 सेकंड की बात कर रहे हैं, उस दौरान जो उसकी वेलोसिटी रही वो कितनी रही? 2 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आगे के 50 से 100 सेकंड के बारे में। तो मुझे सोच के जवाब दीजिए। इन 50 to 100 सेकंड, अब ध्यान दीजिए, वो यहां से वापस आ रही है। तो जब 50 से 100 सेकंड की हम बात करेंगे तो जब वो यहां से वापस आई है तो इसका मतलब जब वो यहां थी उस पॉइंट पे 50 सेकंड पे, कहां थी? यहां। और फिर 100 सेकंड पे यहां वापस आ गई। तो इनिशियल टाइम 50 सेकंड हो गया, फाइनल टाइम 100 सेकंड हो गया। मतलब t1 की वैल्यू हो गई बेटे 50 सेकंड और t2 की वैल्यू हो गई 100 सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दो, इनिशियल पोजीशन क्या थी? यहां थी। कितने पे? 100 मीटर पे। तो s1 डिस्प्लेसमेंट कितना था उसका? 100। और वापस आई उसी पोजीशन पे जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? घट के 0। तो s2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा? 0। यहां समझ में आ रही है? फिर से समझा देता हूं एक बार, ध्यान दो क्या बोल रहा है। पहले गई फिर वापस आई। जब गई तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा 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 बड़ा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और नीचे की तरफ आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। और फिर जब वापस आई तो डिस्प्लेसमेंट घटा 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 और फाइनली कितना हो गया? 0। जब हम जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो इनिशियल पोजीशन कितनी थी? 0 और पहुंचे कितने पे? 100 पे। तो इनिशियल पोजीशन 0 पहुंचे 100 पे। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड। अब जब हम यहां हैं और यहां से वापस आ रहे हैं तो इनिशियल पोजीशन कौन सी हो गई? ये। फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई? ये। इनिशियल पोजीशन मतलब 100, फाइनल पोजीशन यानी 0 पे आ गए। कितनी देर में? तो जवाब है 50 से चलना चाहिए गया और 100वें सेकंड में हम वापस आ गए। तो इनिशियल टाइम कितना हो गया? 50 सेकंड और फाइनल टाइम कितना हो गया? 100 सेकंड। और यहां से जब हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दो कितनी आएगी। मैं इसे रब कर देता हूं, होपफुली आपने इसे नोट कर लिया हो।
हाँ जी, तो जब फाइनल कंडीशन में हम वैल्यू निकालेंगे वेलोसिटी की, क्या फॉर्मूला बना था हमारा, s2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 की वैल्यू कितनी है बेटे 0, माइनस S1 की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 50। आंसर आया माइनस के 100 अपॉन 50 और आंसर आ गया माइनस के 2। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे क्या समझ में आया, ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी निकल के आई 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 0 टू 50 सेकेंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी निकल के आई माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 50 टू 100 सेकेंड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इस बेस पे, इस डिटेल के बेस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए, हाँ अब ध्यान दो बेटे, ये है 0, ये टाइम एक्सिस है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, टाइम। ऐसे जब जा रहा है तो टाइम एक्सिस है, और टाइम हमारे पास दो सेक्शन में 0 से 50 और फिर 50 से 100। तो 0 से 50 और फिर 50 से 100। उसके बाद वेलोसिटी के दो हिस्से हैं, एक +2 मीटर पर सेकंड, एक -2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 0 से ऊपर प्लस की भी और 0 से नीचे माइनस की भी। तो यहां पे लिख देते हैं प्लस के 2 मीटर पर सेकंड और यहां पे लिख देते हैं बेटे माइनस के 2 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान दीजिए बेटे, पहला एक्सिस ये है, ये 50 सेकंड वाला, और दूसरा एक्सिस ये है, ये 100 सेकंड वाला। ये बात तो समझ में आ गई होगी। मैंने ये डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ करी अभी समझ में आ जाएगी। ध्यान दो बेटे, 0 से 50 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, ये रही 2 मीटर पर सेकंड। कहां से कहां तक है ये, 0 से 50 सेकंड के बीच में, मतलब यहां से यहां तक, हाँ या नहीं। उसके बाद 50 से 100 सेकंड के बीच में उसकी वैल्यू है -2। 50 से 100 सेकंड के बीच में उसकी वैल्यू कितनी है, -2। तो यानी कि ये वाली, ये वाली, समझ में आ गई। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ। ये है वो आंसर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, ठीक है। इस ग्राफ को नोट कीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार है, रेस्ट पे है, मूव किया उसने और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पकड़ ली फॉर 8 सेकंड। लगातार 8 सेकंड तक चलती रही उसी एक्सेलरेशन से, मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ती रही अप टू 8 सेकंड। इफ देन कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और 8 सेकंड बाद जो वेलोसिटी उसने अचीव की, उसी वेलोसिटी से वो लगातार उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलती रही। व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड सिंस इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से उसने चलाना स्टार्ट किया था तब से लेके 12 सेकंड के बाद, मतलब जब 12 सेकंड 8 सेकंड तक तो उसने वेलोसिटी बढ़ाई और उसके बाद बचे हुए 4 सेकंड उसने उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करा। तो टोटल 12 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिखना। क्या कह रहा है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट किया बच्चा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 0। अचीव एन एक्सेलरेशन ऑफ, कितनी एक्सेलरेशन अचीव करी उसने, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन अचीव की। और कितनी देर तक वो चलाता रहा, 8 सेकंड तक वो चलाता रहा। बहुत अच्छी बात है। देन इट कंटिन्यू विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। और जो भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ती हुई वेलोसिटी। अगर कोई गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। कितनी देर तक वो वेलोसिटी को लगातार बढ़ाता रहा, 8 सेकंड तक वेलोसिटी को लगातार बढ़ाता रहा। और 8वें सेकंड पे जाके जो उसकी वेलोसिटी थी, मतलब जो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी को बाद के 4 सेकंड तक उसने कंटिन्यू रखा। उसने क्या कहा कि कंटिन्यू विद द फाइनल वेलोसिटी। अब ध्यान दो, पहले तो फाइनली निकालनी पड़ेगी और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई 8 सेकंड बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो आपके सामने है सारी डिटेल्स, u है, a है, t है, v निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, v = u + at। u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 8, तो v की वैल्यू कितनी होगी, 5 8 जा 40,
इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, जब वेलोसिटी उसकी लगातार बढ़ रही थी तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी अचीव किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो बता दीजिए, तो अब तो आपके पास v है, u है, a है, t है, हर चीज मिल गई है आपको। तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये भी लगा सकते हैं इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये भी लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, वट एवर द फॉर्मूला यू वांट टू इंप्लीमेंट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर लगा दे तो u की वैल्यू दे रखी है 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू दी है 5 और t की वैल्यू दी है 8, तो 8 का स्क्वायर सिंपल 1/2 इंटू 5 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, डिवाइड कर दो हो गया तुम्हारा 2 3 6 2 दूनी 4 और उसके बाद 5 दूनी 10 5 3 15, 150 हो गया। इसकी वैल्यू कितना हो गया 150 मीटर उसने ट्रेवल कर लिया जब उसने वेलोसिटी को लगातार बढ़ाया। उसके बाद ध्यान दो, उसने पूछा है कि टोटल 12 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और हमें क्या पता है कि 8 सेकंड में तो 150 मीटर कवर कर चुका, 8 सेकंड में कितना कवर कर चुका 150 मीटर। तो फिर बचे हुए 4 सेकंड में, ध्यान दीजिए, बचे हुए 4 सेकंड की हमें कैलकुलेशन करनी है। कितने सेकंड की? 4 सेकंड की, क्योंकि बेटे 8 सेकंड के लिए तो 150 मीटर वो अचीव कर चुका। उसने क्या कहा कि 12 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया जब से उसने स्टार्ट किया था तब से, और हम ये बात जानते हैं जब से उसने स्टार्ट किया तब से लेके 8 सेकंड तक तो इतना डिस्टेंस कवर कर चुका। बचे कितने? 4। अब उन 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, किस वेलोसिटी के साथ? 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। तो v की वैल्यू यहां कितनी हो गई हमारी 40 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी के साथ। अब सोच के जवाब दीजिए बेटे, उसने v इक्वल टू 40, ध्यान दो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न कि ये क्वेश्चन 2 स्टेजेस में डिवाइड है। पहली स्टेज तो ये रही जब वो अपनी वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रहा है, और दूसरी स्टेज ये रही जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? अभी किया था इससे पहले क्वेश्चन, और हमने ये बात समझ भी ली थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पे एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 हो गया। उस दौरान उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, एस की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, हम ये बात जानते हैं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो यही फाइनल है और यही इनिशियल, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब हमें एस की वैल्यू निकालनी है, u है, a है, t है, v निकाल लो, चाहे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as से निकाल लो, चाहे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से पकड़ लो। बेटे u की वैल्यू कितनी है 40, t की वैल्यू कितनी है 4, प्लस a की वैल्यू कितनी है 0, और 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, 4 4 जा 16, 160। तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 160 मीटर। अब ध्यान दो, इसमें जो s की वैल्यू आई थी इसे s1 बोल दो, इसमें जो s की वैल्यू आई थी s2 बोल दो। 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 150 मीटर, और बचे हुए 4 सेकंड में कितना ट्रेवल करा 160 मीटर। अब क्वेश्चन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका टोटल 12 सेकंड में, तो s1 प्लस s2, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट s मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कितना हो गया s1 प्लस s2 यानी 150 प्लस 160, और कितना आंसर आ गया ये हो गया 310। दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चा पाटे, एक छोटी सी एरर हो गई है, आई थिंक आपने पकड़ तो ली होगी। ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 160, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16। तो यहां पे कुछ नहीं है, बस 6 लिख दीजिए, और ये 3 10 का कितना 320। आई थिंक क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए और जो मिस्टेक हुई है उसे ठीक कर लीजिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। 15 तो हो गया हमारा, 16th क्वेश्चन हमें करना है। तो राइट नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विथ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। वो कह रहा है कि ए से बी तक एक मोटरसाइकिलिस्ट गया, ए से बी तक किस स्पीड के साथ गया 20 किलोमीटर पर आवर, और जब लौट के आया सेम उस पे तो S2 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर।
और कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। क्या बता दीजिए बच्चा? एवरेज वेलोसिटी। मैं इस तरह के क्वेश्चन को एनसीईआरटी में भी आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं और पूरा मेथड समझाया था, जब बताया था कि भाई यहां से यहां तक गया x और यहां से यहां तक वापस आया x, टोटल हो गया आपका 2x। फिर हमने कैलकुलेशन की थी, आंसर निकाला था और साथ ही में इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि अगर आधा डिस्टेंस एक वेलोसिटी से ट्रेवल करे और बचा हुआ आधा दूसरी वेलोसिटी से ट्रेवल करे तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। होपफुली आपको याद होगा। कितना आंसर आया एवरेज वेलोसिटी का? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 2s1 की 20 s2 30 अपॉन 20 प्लस 30 कितना हो गया? 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50। 0 से 0 काट दो, 5 चौक 20, 2 चौक 8 दिया 24, 2 चौक 8 दिया 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक ग्राफ दिया है और ग्राफ में ग्राफ देने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकंड। वेलोसिटी और डिस्टेंस बताइए शुरू के 15 सेकंड में। ठीक है, करते हैं। ध्यान दीजिए, शुरू के 15 सेकंड यहां पे हैं और ये रहा। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, 15 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, 25 सेकंड हो, वेलोसिटी कितनी है? 20। तो शुरू के 15 सेकंड में भी वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि भाई क्योंकि ग्राफ में मोशन यूनिफॉर्म है तो चाहे 5 सेकंड पे पूछे, 10 पे पूछे, 15 पे पूछे, 20 पे पूछे या 25 पे पूछे, वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात आती है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की। और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है बेटे वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम ये बात भी जानते हैं कि ग्राफ में दो चीजों की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या निकालना पड़ता है? एरिया अंडर द ग्राफ। अब शुरू के 15 सेकंड के अंदर ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है वो ये है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस ग्राफ के अंडर जितना एरिया आ रहा है वो ये है। ये क्या है? तो जवाब है एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो लिख दो इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम 0 to 15 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, तो x यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है? 15 इनटू ब्रेथ कितनी दे रखी है? 20। कितना आंसर आया? 15 दूनी 30, 300, x इक्वल टू 300 मीटर। ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर टाइम 15 है, वेलोसिटी 20 है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम करके भी निकाल सकते हैं। ये आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन केवल इस ग्राफ के लिए। ये बात ध्यान रखिए, अपना दिमाग के अंदर सेट रखिए कि जो ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने का पूरा मेथड अलग होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आ जाता है, लेकिन अगर अभी यहां पे इसकी जगह रेक्टेंगल बना दिया होता, ट्रायंगल बना दिया होता तो पूरा आंसर चेंज होता, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तब आप वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस नहीं निकाल सकते थे। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। इसीलिए हमेशा चीजों में शॉर्टकट ढूंढिए, बट ये नहीं कि हाँ गलत मेथड अप्रोच करके सही आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे नोट कीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा? क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ ए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन कमिंग डाउनवर्ड आफ्टर अटेनिंग ए मैक्सिमम हाइट। वीटी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। एक ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉल को या पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका और फिर वो नीचे की तरफ आया। चलिए ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम ग्राफ। जब बेटे हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ध्यान दीजिए, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेलोसिटी घटती है या बढ़ती है?
पहले एक बार सोच के जवाब दीजिए। मैं इससे पहले भी समझा चुका हूं। हम ये बात जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वो हाइट अचीव कर रहा है उसकी वेलोसिटी किस तरफ चलती चली जा रही है? 0 की तरफ चलती चली जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है या घट रही है? सोच के जवाब दो फिर से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती चली जाती है। तो ड्यूरिंग थ्रो जब कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी घट रही है, और जब घट रही है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ? नीचे की तरफ आएगा। तो लो जी, नीचे की तरफ आ गया, वेलोसिटी घट गई और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद 0 हो गई। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे और ओरिजिन पे पहुंच जाएंगे यानी 0 पे पहुंच जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो पहले तो ग्राफ ऐसे जाएगा, उसके बाद जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया अब वो नीचे आएगा, और जैसे जैसे नीचे आता चला जाएगा वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो फिर ग्राफ कैसे जाएगा? ये गया। ठीक, समझ में आ गया? ध्यान दो, ये क्या है? थ्रो, मतलब ऊपर जा रहा है, और ये क्या है? ड्रॉप, जब ग्राफ ऊपर से जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है। जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। और जब वो ऊपर से नीचे आई तो जब वो ऊपर से नीचे आई तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और फिर वेलोसिटी ग्राउंड को टच करने से पहले सबसे ज्यादा होगी यानी मैक्सिमम। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। और ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, और इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी फिनिश हो जाते हैं। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट डूइंग द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और फिर इसी तरीके से हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस, इनको समझाने वाले मेथड समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गिव योर फीडबैक टू मी सो दैट आई कैन एक्चुअली मेक मोर बेटर वीडियोज़ इन द नेक्स्ट लेक्चर इन कंपैरिजन टू दिस वन। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे ज़्यादा बेहतर मैं इसको और अच्छे से बना पाऊँ। ठीक है, तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।